हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन कौन से टैग और वो सब इम्पोर्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इंडेक्स HTML बनाते हैं। ठीक है, इंडेक्स HTML बनाने के लिए हम पहले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे एक फोल्डर है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू में जाऊंगा और ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है उसका कंट्रोल ए करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐसा लिखूंगा और इसको एंटर करूंगा। इसका जो फाइल एक्सटेंशन चेंज करना बोलेगा उसको यस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब इसको हम VS कोड एडिटर में ओपन करेंगे। यहाँ पे जो इंडेक्स वाली फाइल है इसको हम ओपन करेंगे। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट पकड़ के जो वन है उस पर क्लिक करेंगे और इसको टैब दबाएंगे। तो HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे ये डॉक टाइप। ये डॉक टाइप HTML एक्चुअली में है क्या? तो ये HTML5 का ये डॉक टाइप है। तो ये डॉक टाइप HTML से हमें पता चलता है कि हम कौन सा वर्जन HTML का यूज करते हैं। अगर हम HTML5 का वर्जन यूज करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। जब HTML5 से पहले जब HTML का जो भी वर्जन था उसके सिंटैक्स बहुत लंबे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे थी। ठीक है, HTML में पहले जो लिखते थे वो ऐसे कुछ लिखते थे। ये जो है HTML4 में ऐसे लिखते थे। देखो, डॉक टाइप HTML और पब्लिक करके हम ऐसा लिखते थे। और उसके पहले हम HTML1 था तो हम ऐसे लिखते थे। पर अभी HTML5 के लिए हम सिर्फ इतना लिखते हैं। और ये भी, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये जो हम लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। यानी कि आप डॉक टाइप को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे दो स्मॉल है और ये स्मॉल किया है, उसके बाद पूरा एक कैपिटल और ये सब स्मॉल भी कर सकते हो या पूरा स्मॉल भी लिख सकते हो। ऐसे आप लिख सकते हो, पर स्टैंडर्ड तरीका कि आप ये सबको कैपिटल और यहाँ इसको स्मॉल में आप ऐसे रखोगे। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक एंकर टैग। तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट का यूज करते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम कोई भी टैग लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो वो कौन सी स्टाइल में रहेगा, तो उसको हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो HTML में जब भी हम ऐसे कुछ लिखेंगे, देखो H1 करके, H1 और हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही हम एक P टैग लेंगे और P टैग के अंदर हम एक एंकर टैग ऐड करेंगे और उसको हम लिंक नेम दे देंगे और हैश करेंगे। इसको मैंने सेव किया और इसको हम ब्राउजर में ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक हेडिंग का स्ट्रक्चर है। H1 दिया तो वो हेडिंग है। यहाँ पे देखोगे हेडिंग है और पी के अंदर हमने एक एंकर टैग यूज किया और उसको लिंक दिया है। तो इसको हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं और इसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसके अलावा भी और भी मार्कअप लैंग्वेज है जो हम सीखेंगे। ठीक है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरियस मार्कअप लैंग्वेज होती है। जैसे कि की एम एल का मतलब होता है की होल मार्कअप लैंग्वेज। फिर मैथ एम एल, उसका मतलब होता है मैथमेटिकल मार्कअप लैंग्वेज। फिर SGML, वो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। फिर XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं आपको उसका डिफरेंस भी बताता हूँ कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XHTML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML किसने बनाई थी कि टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। जो XHTML है वो W3C, उसको आप वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोल सकते हो।
ठीक है। HTML है वो 1991 में डेवलप हुई थी और XHTML है वो 2000 में रिलीज हुई थी। HTML एक्सटेंड्स फॉर द SGML और XHTML एक्सटेंडेड फॉर द XML एंड HTML। उसमें आप XML और HTML दोनों कंबाइन होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स फाइल फॉर्मेट्स, द फॉर्मेट इज डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। HTML का जो भी फाइल फॉर्मेट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है और XHTML का फाइल फॉर्मेट होता है वो मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML all tags and attributes are not necessary to lower or upper case, but in this case every tag and attribute should be in lower case। HTML का जब भी हम यूज करते हैं तो वो नेसेसरी नहीं है, आप अपर केस या फिर लोअर केस का यूज कर सकते हो, बट XHTML का आप यूज करते हो तो वो सब लोअर केस में ही होना चाहिए। टाइप इज नेसेसरी टू राइट एट द टॉप ऑफ इन HTML। अगर आप HTML का यूज करते हो तो आपको टॉप में डॉक टाइप लिखना जरूरी नहीं होता है, पर अगर आप XHTML यूज करते हो तो आपको टॉप में डॉक टाइप लिखना पड़ता है, ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो। ठीक है। HTML के अंदर आपको नॉट नेसेसरी टू क्लोज द टैग इन ऑर्डर टू दे आर ओपन। अगर कोई टैग ओपन है तो उसको क्लोज करना उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर XHTML अगर यूज करते हैं तो हमें उसमें को टैग को क्लोज करना जरूरी होता है। ठीक है। फिर है while using the attributes it is not necessary to mention the quote, for example gig। यहाँ पे HTML में आपको ऐसा कोट लिखना नहीं जरूर नहीं है, बट अगर XHTML अगर यूज करते हैं तो जो कोई भी एट्रीब्यूट्स है जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है उसको डबल कोट में लिखना पड़ता है। ठीक है। और HTML फाइल एक्सटेंशन इज .html होता है या फिर .htm होता है और XHTML का एक्सटेंशन होता है .xhtml और XHT या फिर .xml ऐसा होता है। तो अभी के सिनारियो में हम ज़्यादातर HTML ही यूज़ करते हैं, XHTML और XHT और XML वो फाइल हम यूज़ नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको इसमें समझाया। अब हम देखेंगे HTML और HTML5 में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। HTML it did not support the audio and video without use of Flash Player support। अगर हमें HTML में ऑडियो वीडियो का यूज़ करना है तो हम पहले फ्लैश प्लेयर का यूज़ कर देते हैं और HTML5 के अंदर हम डायरेक्ट अभी ऑडियो और वीडियो टैग का यूज़ करके वीडियो कंट्रोल का यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हैं। HTML use the cookies to store temporary data और SQL data and application coaches to store offline data। फिर HTML5 does not allow JavaScript run in the browser। HTML5 allows JavaScript to run in the background। This is possible due to the JS Web Worker API in HTML। हमने JavaScript हमारे जो अगले जो पिछले जो वीडियो थे उसमें वेब वर्कर क्या होते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा था। फिर वेक्टर ग्राफिक आर पॉसिबल इन HTML विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज VML, सिल्वरलाइट, फ्लैश, ये सब का यूज़ करके हम वो ग्राफिक का यूज़ करते थे। पर HTML5 के अंदर अब हम क्या करते हैं कि SVG, कैनवास उसको वो भी सपोर्ट करता है तो हम वो यूज़ करते हैं। फिर HTML डज नॉट अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट और HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो हमने हमारे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे हम बनाते हैं। ठीक है। आपको अगर वो भी देखना है तो वो मेरा पिछला वीडियो था, वो उसमें आप जाके वो चेक कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा समझाया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप हम कैसे वो लिखते हैं और वो HTML5 में सपोर्ट करता है। उसके बाद है HTML नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ शेप लाइक सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ऐसा उसमें शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, पर HTML5 ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल एक्सेट्रा। वो कैनवास और SVG की मदद से हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है it works with old browser or it's supported by all new browser like Firefox, Mozilla, Chrome, Safari। अगर HTML5 का यूज़ करना है तो वो ब्राउज़र अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद HTML ओल्डर वर्जन HTML लेस मोबाइल फ्रेंडली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिव जब डिज़ाइन बनाते उसमें उसमें इश्यू था सब, पर HTML5 लैंग्वेज इज़ मोर मोबाइल फ्रेंडली। हम फ्लैक्स और डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करके हम मोबाइल फ्रेंडली यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। Doc type declaration are too long and complicated. The doc type declarations are quite simple and easy. इसमें हमने देखा था, यहाँ पे आप देखोगे तो डॉक टाइप ये सिंपल है HTML5 का, पर अगर पहले के जो HTML थे उसमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ता था, तो हमें वो याद रिमेम्बर करना पड़ता था कि ऐसा लिखना है फिर, ठीक है। तो HTML5 में इतना सिंपल हो गया है। उसके बाद है एलिमेंट्स लाइक नेव हेडर वेर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं, जो सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं वो यूज करते हैं। फिर कैरेक्टर एनकोडिंग इज लॉन्ग टू कॉम्प्लिकेटेड एंड कैरेक्टर एनकोडिंग इज सिंपल एंड इजी। यहाँ पे आप देखोगे कि कैर सेट जो है वो सिंपल है, पर ओल्डर वर्जन में इतना लंबा लिखना पड़ता था, तो अभी के लिए वो सिंपल हो चुका है ये वाला, ठीक है। It is almost impossible to get the geolocation user with the help of the browser. उसमें geolocation हम नहीं get कर सकते थे, पर one can track geolocation user is easily by using the GS geolocation API. तो HTML में हमने हमारे जो पिछला वीडियो था उसमें भी देखा था कि यूज़र का जो लोकेशन होते हैं वो जियो लोकेशन एपीआई से कैसे हम वो गेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से वो हमारी वेबसाइट एक्सेस करता है। फिर इट कैन नॉट हैंडल द इनएक्यूरेट सिंटैक्स, इट इज़ कैपेबल टू हैंडल द इनएक्यूरेट सिंटैक्स, वो भी हम देखेंगे। जो कॉपीराइट्स होते हैं फिर रजिस्टर होते हैं उस सबको भी वो हैंडल करता है। फिर एट्रीब्यूट लाइक चेयर सेट सिंक एंड पिंग आर एब्सेंट इन HTML, but attributes of the chat set, async and ping are part of the HTML5। यहाँ पे HTML की लैंग्वेज है लैंग्वेज EN, इसका मतलब होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। उसके बाद हेड टेक के अंदर मेटा कैसेट UTF-8 आता है, तो उसके बाद होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस डैश विथ इनिशियल स्केल इज 1। तो ये जो कोड है वो रिस्पॉन्सिव के लिए हमें वो यूज़ होता है। जब भी कोई भी स्क्रीन बड़ी या छोटी होगी तो उसका इनिशियल स्केल 1 रखेंगे, तो वो उसके हिसाब से हमें वो दिखेगा, ठीक है। उसका जूम लेवल 1 होगा। अगर वो यहाँ से कुछ चेंज करते हैं तो वो क्या होगा कि अगर 0.6 रखा है तो इमेज फुल विथ में होगी, पर उसके नीचे स्पेस आ जाएगी। उसके बाद डॉक टाइटल आता है। टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। तो ये टाइटल क्या होता है कि ब्राउजर में टॉप पे ये जो भी लिखेंगे वो वहां पे दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, पर अगर मैं यहाँ पे तो डिजिटल लिखूंगा तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ल्ड का आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखता है, तो इसको हम फेविकॉन आइकन बोलते हैं, तो इसको भी हम वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे फेविकॉन का आइकन रखने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक फेविकॉन डॉट PNG करके एक इमेज रखी है, उसकी साइज 16x16, 32x32 या फिर 144x144 कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉन डॉट PNG करके 32x32 इंच की यहाँ पे एक PNG फाइल रखी है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक लिखेंगे, लिंक और इसको टैप करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे REL में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको वो आइकन के रूप में चाहिए, तो हम यहाँ पे आइकन लिखेंगे, ठीक है। और हमारी जो इमेज थी उसका नाम लिखा मैंने, फेविकॉन की PNG है, ठीक है। फेविकॉन PNG लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। इसको सेव ऐसे करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप देखोगे तो यही सेम इमेज यहाँ पे कॉल हुई है, तो यहाँ पे टाइटल और फेविकॉन इमेज रखेंगे तो वो यहाँ पे दिखेगी।
इसके बाद आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, फिर गूगल का जो जीटी मैट्रिक्स का कोड है, फिर फेसबुक का पिक्सल का कोड है, वो सब आप यहाँ पे रख सकते हो। आप हेड के अंदर कुछ भी लिखोगे तो आपको वो यहाँ पे बॉडी में नहीं दिखेगा, वो या तो ये दो जगह पे या फिर बैकएंड में उसका यूज होता है। ठीक है, अगर हमें कोई सीएसएस की फाइल या फिर जावास्क्रिप्ट कॉल करनी है तो हम हेड के अंदर करते हैं, और जावास्क्रिप्ट की फाइल हम ये बॉडी के ऊपर यानी कि यहाँ पे ही इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बॉडी के अंदर जा देंगे। बॉडी के अंदर क्या होगा, ये जो बॉडी है इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो, हम यहाँ पे हेडिंग और पी टैग यहाँ पे रखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे बॉडी के अंदर H1 और P टैग होता है, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी टैग हम लिखेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर हम ये जो दो टैग है H1 और P टैग, अगर इसको कट करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं हेड के अंदर, ठीक है, तो वो HTML क्या करेगा कि ये जो H1 और P टैग है उसको डायरेक्ट ही बॉडी में ऐड कर देगा। देखो, इसको मैंने सेव किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे अभी मैं टेस्ट कर देता हूँ तो आपको वो डिफरेंस पता चले कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे रख दिया है। तो क्या होगा, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेस्ट और ये टेस्ट हो गया है, पर यहाँ पे आप देखोगे कोड में तो ये क्या करेगा, देखो मैंने टाइटल के नीचे ही H1 और P रखा है अभी, देखो इसमें तो यहाँ पे है, पर जब भी ये ब्राउजर में आएगा तो वो तुरंत ही बॉडी के अंदर P1 और H1 और P टैग को ले लेगा। तो ये ब्राउजर को पता चल जाता है कि अगर हमने कोई H1 या P टैग लिया है तो वो हेड के अंदर नहीं आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। अगर हमने गलती से भी इसको यहाँ पे रख दिया तो वो इसको यहाँ से यहाँ रख देगा। इसको हम फिर से यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम सेव करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो ऐसा ही हो जाएगा। पर इसको अगर यहाँ से हटाते हैं, इसको सेव करते हैं तो ये यहाँ पे ही रहेगा, देखो बॉडी के अंदर ही रहेगा। मेटा टैग इम्पोर्टेंट क्यों है कि मेटा टैग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट्स और सिंपल और इन अ सिंपल वर्ड्स इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। हम मेटा टैग क्यों, उसमें क्या मेटा टैग क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारे हम जो भी वेब पेज बनाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन देगा। और HTML, these tags are basically used add the name value pairs to describe the property of HTML documents such as expiry date, author name, list and keyword, document author, etc. ये सब उसमें हम लिख सकते हैं। अगर ऑथर का नाम हम वेबसाइट बनाते हैं तो ऑथर का नाम हम अपना रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ कीवर्ड होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं, तो वो सब हम वहाँ पे रख सकते हैं। वो SEO के लिए भी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, फिर होता है दिस टैग इज एम्प्टी एलिमेंट बिकॉज इट ओनली हैज एन ओपनिंग टैग एंड नो क्लोजिंग टैग बट इट कैरीज इंफॉर्मेशन विद इन इट्स एट्रीब्यूट्स। आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ मेटा है, ओपनिंग क्लोज है, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, a web document can include one or meta tag depending on the information, but in general it does not affect the physical appearance of the documents. हम एक से ज़्यादा भी मेटा टैग ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो अपीयरेंस होती है उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं करता है, उसको कुछ अफेक्ट नहीं करता है। अब हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो HTML सबसे पहले क्या आएगा, हेडिंग, उसके लिए हम हेड टैग यूज करेंगे। उसके बाद आएगा लोगों के लिए H1, उसके बाद आएगा नेव टैग, उसके अंदर ULLI और LI के अंदर एक एंकर टैग रहेगा। HREF के अंदर एंकर टैग आता है, तो उसके अंदर देखो मैंने हैज लिखा और यहाँ पे होम लिखता हूँ। अब हम ये सीखेंगे एंकर टैग हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने HREF के अंदर हैज लिखा, हैज का मतलब क्या है, हमें कोई लिंक नहीं रखनी है और वो वहाँ वो वही पेज पे रहे, तो इसके लिए हम हैज यूज करते हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है,
अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो रिफ्रेश होके यहाँ पे ही आएगा। पर अगर हमें इसे कोई और पेज में ले जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, li करके ये जो एंकर टैग है इसको हम अबाउट करते हैं, ठीक है, और इसको about.html लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप जो भी यूआरएल देखोगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको पता चले। आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये index.html जो है इसको चेंज होगा। क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे about.html हो गया, पर यहाँ पे ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये फाइल बनाई नहीं है। तो अब हम ये फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम about html का पेज बनाएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको रीनेम करेंगे, F2 करेंगे, ABOUT, ठीक है। इसको अबाउट लिखते हैं, ठीक है, अबाउट पेज। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे अबाउट पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी चेंज हो गई। तो हम ऐसे इसको एक पेज में से दूसरे पेज में जाना है तो एंकर टैग की मदद से जाएंगे। अब हमें कोई और वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें ये जो यूआरएल है यहाँ पे जाना है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करना है और हम लिखेंगे आउटर साइड लिंक, ठीक है। इसको सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये जो है इसको क्लिक करेंगे, इसको हम जो क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ही ओपन हुई है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है कि इसको हम दूसरे टैब में ओपन करना है, तो क्या करेंगे, इसमें इसके जो टारगेट होते हैं, टारगेट, तो वो ये अलग अलग प्रकार से टारगेट होते हैं। टारगेट ब्लैंक करेंगे तो वो दूसरे पेज में ओपन होगा। इसको रिफ्रेश करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखो ये दूसरे टैब में ओपन हुआ है, ठीक है। ये टैग हमारा रहा है। ऐसे ही हम टारगेट के बाद पेरेंट आता है, इसको क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो वो इसके ऊपर ही आ जाएगा। इसको बैक करेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा पेज। सेल्फ करेंगे तो वो वहां पे ही पेज ओपन होगा। देखा, उसके बाद टॉप आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टारगेट अलग अलग प्रकार से होते हैं, हमने यहाँ पे देखा ये ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ है, टॉप है। तो सबसे ज़्यादा हम ब्लैंक का ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हमें कोई एक हमारा अपना टैब ओपन रखना है और हमने जो लिंक रखी है वो नए टैब में ओपन हो तो हम ब्लैंक टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है, टारगेट ब्लैंक। तो यही सबसे ज़्यादा हमें यूज़ होता है। तो हमें ये अलग अलग प्रकार के टारगेट होते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। अगर हमें कोई नए टैब में लिंक ओपन करनी है तो हम टारगेट ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे आप इसको ओपनिंग टैग बोल सकते हो और इसको क्लोजिंग टैग बोल सकते हो। तो H1 जो है इसको आप क्या बोलोगे, टैग, ठीक है, वो HTML का टैग है, ठीक है। पर ये जो पूरा है ना, ये जो लिखा है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, HTML एलिमेंट। यानी कि HTML एलिमेंट में क्या होगा, ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके बीच में हम जो भी लिखेंगे तो ये जो पूरा है इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो H1 जो है उसको हम टैग बोलेंगे। ऐसे ही अगर P है तो इसको हम टैग बोलेंगे, पर P ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो कोई कंटेंट होगा तो ये पूरा जो है इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। हेडिंग 6 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3,
H4, H5 और H6। इसको मैं सेव करूंगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे H1 सबसे बड़ा है, उसके जैसे 2, 3, 4 और 5, 6, तो ऐसे वो छोटा होता रहता है। ठीक है, H1 ऐसे अलग अलग होते हैं। अगर हमें कुछ बड़ा टाइटल चाहिए, मेन अगर हेडिंग है वेबसाइट का, तो उसको हम H1 देंगे। अगर सब हेडिंग है तो H2 देंगे। ऐसे ऐसे हम सब टैग यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। मैंने बोला कि ये जो पूरा है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो भी टैग है एंकर टैग के अंदर, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये जो है, तो इसकी एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखो टारगेट ब्लैंक रखा, तो जो टारगेट है इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। फिर HREF है, उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। हर जो भी HTML एलिमेंट है उसके एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। इट टेक्स टू पैरामीटर, दैट इज नेम एंड वैल्यू। तो ये जो टारगेट है वो नेम है। ठीक है, और इसको आप वैल्यू बोल सकते हो। ऐसे ही ये जो नेम है और इसको आप टारगेट बोल सकते हो। ठीक है, this defines the property of the elements and the place inside the opening tag of the element। तो ये जो भी हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे वो ओपनिंग टैग में ही ऐड करेंगे, नहीं कि क्लोजिंग टैग में। ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट होगा वो हम ओपनिंग जो टैग है उसके अंदर ही ऐड करेंगे। फिर the name parameters take the name of the property we would like to assign the elements, and the value take the property value or extra extend of the property names that can be aligned over the element. Every name has some value that must be written within the quotes। ये जो भी कोट्स के अंदर हम जो लिखते हैं वो एक नेम का वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो भी है वैल्यू है और ये नेम है। तो इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और वो हम ओपनिंग टैग में ही लिखेंगे। हमने यहाँ पे देखा एक मेन टैग और उसके अंदर हमने सेक्शन ऐड किया। ये भी सेक्शन कॉन्टेक्ट का है और ये यहाँ पे फुटर ऐड किया। तो अब हम इसको HTML में देखेंगे तो हमें ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये अबाउट का सेक्शन है, ये कॉन्टेक्ट का सेक्शन है, ये फुटर का सेक्शन है, ये सब टैग्स है। अब हम क्या देखेंगे, ये P टैग है, इसको और भी टैग्स यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया तो ये एक ही लाइन में है, पर इसको हमें नीचे लिखना है, इसको नीचे लिखना है तो हम BR टैग आता है, तो इसको टैप करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये इसके नीचे चला गया। BR का मतलब होता है ब्रेक। तो ऐसे कोई कोई टैग ऐसे होते हैं। तो इसका देखो, इसका ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, पर इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है। ऐसे जो टैग होते हैं उसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं या फिर वॉइड टैग बोलते हैं। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग और वॉइड एलिमेंट्स कैसे होते हैं, देखो HR है, इमेज है, इनपुट है, लिंक है, बेस है, मेटा है, परम है, एरिया है, एम्बेड है, कॉल है, ट्रैक है, सोर्स है। तो ये सब ऐसे जो टैग होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो इसका सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे टैग नहीं होते, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो हम HTML में ऐसे भी टैग यूज करेंगे। जब इमेज कोई ऐड करेंगे तो इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, जो देखो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, जो एसेट जो टैग होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनर टैग। और जो सिर्फ ऐसे ही होते हैं टैग इमेज और HR, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी टैग। ठीक है, the container tag are generally divided into the three part, that is the opening tag, फिर content which will display on the browser, और उसके बाद होता है क्लोजिंग टैग, जैसे कि हाँ ये P टैग है। ठीक है, फिर इन द कंटेंट पार्ट दे कैन ऑल्सो कंटेन सम अदर टैग। जैसे कि हमने P टैग, यहाँ पे एक टैग है LI, इसके अंदर और टैग यूज किया है एंकर टैग। ठीक है, तो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में होते हैं। ठीक है,
फॉर इंस्टेंस जैसे कि HTML वाला होता है, फिर हेड होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, टाइटल होते हैं, बॉडी होते हैं, तो ये सबको हम कंटेनर टैग बोलते हैं, ठीक है। और empty tags that do not contain any closing tag are known as the empty tag. Empty tag contain only the opening tag, but they perform some action in the web page. यानी कि फॉर एग्जाम्पल बी आर से क्या होगा, ब्रेकिंग होगी। लिंक से क्या होगा, वो लिंक CSS है, उसकी लिंक हमें कुछ ऐड करना है तो लिंक टैग का यूज करेंगे। इमेज रखनी है तो इमेज टैग का यूज करेंगे। HR से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, देखो इसको कॉपी करेंगे और हम इसको यहाँ पे ऐड कर दे। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, ठीक है। ऐसे लाइन आ जाती है हॉरिजॉन्टल HR टैग से। फिर है मेटा टैग, जो हमने यहाँ पे टॉप में ही देखा, ये जो है इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। फिर सोर्स होते हैं, ये सब होता है टैग, तो इसको हम एम्प्टी टैग बोल सकते हैं, फिर वॉइड टैग बोल सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। देखो हमने ये कॉन्टेक्स्ट सेक्शन लिखा है, तो यहाँ पे हम बी टैग का यूज करेंगे। देखो बी टैग है, ऐसे आता है, ठीक है। इसको क्लोज ऐसे करेंगे, इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो आप ये देखोगे तो ये बोल्ड हो चुका है। देखो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, और इसका ही एक और ड्यू लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं, और बी की जगह पे हमें एक स्ट्रॉन्ग टैग आता है, ठीक है। और इसको हम कॉन्टेक्ट ही रखते हैं और सेव करते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो बी टैग से भी ये सेम दिखता है और स्ट्रॉन्ग टैग से भी वो सेम दिखता है। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट में जाके चेक करेंगे। देखो ये बी टैग है और ये स्ट्रॉन्ग टैग है। ये बी टैग है और ये स्ट्रॉन्ग टैग है, तो ये दोनों दिख तो सेम रहे हैं, पर इसका मेन क्या है कि ये सिर्फ बोल्ड करता है, दिखने में सिर्फ बोल्ड लगेगा। पर ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसको सिमेंटिक बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो भी टेक्स्ट के है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि ये सिर्फ इसको बोल्ड कर देगा, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। पर इस ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसको हम सिमेंटिक बोल सकते हैं, और जब स्क्रीन रीडर ये कोड रीड करेगा तो वो बेटर वे से उसको पता चलेगा कि ये जो भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पहले बी टैग हम पहले बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज करते थे, पर अब हम स्ट्रॉन्ग टैग ही यूज करते हैं, क्योंकि वो सिमेंटिक वे में उसको डिफाइन करता है। जो कोड रीड होगा वो अच्छी तरीके से रीड होगा, और कोड अपना जो कोड है वो एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही और है टैग है। देखो मैं यहाँ पे एक और सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पी टैग के अंदर एक ई एम टैग है, और इसको हमें मेरा नाम लिखता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे और एक पी टैग लेते हैं, और इसको हम आई, इटालियन उसको बोलते हैं आई टैग, ठीक है, और वही सेम नाम लिखता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो ये इटालिक कर रहा है, ठीक है, टेक्स्ट है जो भी इसको इटालिक कर रहा है, और ये भी इटालिक कर रहा है। पर ये जो भी टैग है, यहाँ पे em है और यहाँ पे देखोगे आई है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम सिमेंटिक बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसको इटालिक करता है, जैसे बी का बोल्ड करते हैं वो आई का इटालिक करता है। पर ये सिमेंटिक वे से होता है, तो हम ये यूज करेंगे, ना कि ये। पहले हम ये यूज करते थे पर अब हम ये यूज करेंगे। देखो HTML strong tag, the strong tag is one of the element of the HTML is used in formatting the HTML text. It is used to show the importance of the text by making it bold or highlighting it semantically. और HTML बोल्ड टैग है
तो वो क्या करेगा, द बोल्ड टैग और बी आर इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मेटिंग द एलिमेंट ऑफ द HTML. The text written under the B tag makes the text bolder presentationally to draw attention. The main difference between the bold tag and strong tag is that the strong tag is semantically emphasizes the important word or section of the word, while the bold tag is just offset text, conventionally styled in bold. और आई जो टैग है, आई टैग, तो इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द HTML विच इज यूज्ड इन फॉर्मेटिंग द HTML टैग्स. वो सिर्फ फॉर्मेटिंग करता है. इट इज यूज्ड टू डिफाइन द टैग्स इन टेक्निकल टर्म्स, अल्टरनेटिव मोड और वॉइस, थॉट्स एक्सेट्रा. ठीक है. और EM टैग इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द HTML यूज्ड इन फॉर्मेटिंग द टैग्स. It is used to define, emphasizes the text or statements. By default, the visual result is the same, but the main difference between those two tags is that the EM tag semantically emphasizes the importance word or section of a word, while the I tag is just offset text conventionally styled in italic to show alternative mode or voice. और एक बात है, अगर हम कुछ HTML में लिखते हैं और उसको कमेंट करना है कि वो वेब पेज पे नहीं दिखे, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए हमने ये यूज़ किया है. देखो, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऐसा लिखते हैं. अभी मैंने जो एक्सटेंशन यूज़ किया है, इसकी वजह से आपको ये नहीं दिखता है, तो इसको मैं नोटपैड में दिखाता हूँ. आप देखोगे कि हम ऐसे कमेंट लिखते हैं. ये साइन रखेंगे, जो फर्स्ट में रहेगी, जिसको कमेंट करना है वो यहाँ पे रखेगा, और जो लास्ट में जो कमेंट खत्म करनी है तो वो हम ऐसा ही उसमें लिखेंगे. ठीक है. ऐसे हम कोई भी HTML में कमेंट लिख सकते हैं. अब हम HTML में इमेज कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे. मैं एक सेक्शन बना देता हूँ और उसके अंदर बैनर का टैग लिखते हैं. ठीक है. इसको अंदर हम पी टैग ले लेते हैं, या फिर एक डिव ले लेते हैं. डिव के अंदर एक हम इमेज लेते हैं. इमेज टैग के अंदर SRC आएगा, तो जो भी हमारी इमेज है उसका नाम लिखेंगे, बैनर डॉट जेपेग. इसको सेव करेंगे. तो मैंने क्या किया है, ये जो बैनर का इमेज है वो यहाँ पे रख दिया है. तो यहाँ पे मैंने बैनर डॉट जेपेग लिखा है, तो इसके अंदर बैनर है. ठीक है. तो इसका अल्ट टेक्स्ट में हम लिखेंगे बैनर इमेज. इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है. ठीक है. अब हम इसका जो अगर हम इसका नाम चेंज कर देते, ठीक है, 1 कर देते, और इसको हम सेव करते, अभी रिफ्रेश करते, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे इमेज नहीं आई, क्योंकि ये नाम की इमेज वहां पे उसको नहीं मिली है. तो इस यहाँ पे जो अल्ट टेक्स्ट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा. अगर देखो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट लिखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा. देखो. ठीक है. तो अल्ट टेक्स्ट हम जब इमेज ऐड करेंगे तो उसमें अल्ट टेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है. हमने हमारे पिछले वीडियो में ही देखा था कि एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस वेबसाइट जब हम बनाएंगे तो उसमें इमेज टैग इमेज है, तो उसमें अल्ट टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव वे में हम उसको लिखेंगे. ठीक है. तो ऐसे अभी इसको हम निकालते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी. देखो यहाँ पे वो इमेज आ गई. अब हम HTML में कुछ लिस्ट लिखना है तो लिस्ट टैग का यूज करेंगे. तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. हम पहले एक सेक्शन बनाते हैं. सेक्शन के अंदर हम लिस्ट लिखते हैं, ऑर्डर लिस्ट. ठीक है. ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग यूज करेंगे, OL, और उसके बाद लिस्ट, LI.
इसको हम कॉपी करके कॉपी ले लेंगे li की। शॉर्टकट है शिफ्ट अल्टर और डाउन एरो करोगे तो ये सब आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पे आपको चेंज करना है साथ में, तो शिफ्ट और अल्टर प्रेस करके यहाँ से यहाँ क्लिक करोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, ये ऑर्डर में आ गया। 1 2 3 4 ओएल लिखा है इसलिए। ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट भी आता है, तो हम इसको ही कॉपी करते हैं। ओएल की जगह पे यूएल लिखते हैं, उसका मतलब होता है अनऑर्डर। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो अनऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पे सब डॉट डॉट आ गए। तो ये ऐसे टाइप होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के बाद आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा, डीएल होगा, उसके बाद डीटी और डीडी और फिर से डीटी और डीडी, ऐसा आता है। ठीक है, तो डीएल टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL tag is used in the conjunction with the DT, defines the terms अथवा names, and DD describes the each terms name। जो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉफी और वो है ब्लैक हॉट ड्रिंक, और मिल्क क्या है, वाइट कोल्ड ड्रिंक। जो डिफिनेशन है वो ये डिफाइन करता है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो वो ऐसे दिखेगा, देखो कॉफी, ब्लैक हॉट ड्रिंक एंड मिल्क, वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड वाला डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब हम एक पी टैग लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम मेरा नाम लिखते हैं, इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हमने पी टैग लिया, उसके बाद और एक पी टैग लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है इसके नीचे आ गया। यहाँ पे स्पेस है फिर भी वो यहाँ पे आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, जो पूरी विथ है वो काउंट कर लेता है इसको। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा विथ है जो उसको वो कैलकुलेट कर लेता है। पर अगर हम कोई स्पान टैग यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाजू में हम लिखते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जो डिजिटल HTML जो भी लिखा है यहाँ पे, तो ये साथ में आ गया। देखो मैंने एक टैग लिया और उसके बाद में दूसरा टैग लिया पी टैग के अंदर ही, तो ये जो दोनों लिखा है तो वो साथ में आ गए। तो इसको ये देखोगे यहाँ पे एक स्पान टैग है और ये यहाँ पे है, तो ये दोनों साथ में आ गए। पर पी टैग जब यूज किया तो वो एक के नीचे एक आ गया, स्पेस थी फिर भी। तो ये जो स्पान टैग है इसको हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं, तो और इसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ जितनी जगह उसको एक्चुअली में चाहिए उतनी ही वो लेता है, और उसके बाजू में वो उसको दूसरा टैग है तो वो वहां पे आ जाता है, यानी कि वो पूरा विथ नहीं लेता है। ठीक है, अपनी जितनी भी स्क्रीन होगी उसकी पूरी विथ नहीं लेगा। ब्लॉक एलिमेंट है तो वो पूरी विथ ले लेगा, अगर इनलाइन एलिमेंट है तो वो नहीं लेगा। अब हम इसको मार्जिन और पेडिंग देते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो है इसको हम यहाँ से मार्जिन और पेडिंग दे सकते हैं। मैं इसको बड़ा करता हूँ और आपको अच्छा दिखे इसलिए इसको चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, और ये जो भी हमारा स्पान टैग है डिजिटल वाला, तो इसकी स्टाइल हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने मार्जिन पूरा दिया है, पर ये सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड को ही ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे हुआ है, अगर इसको मैं रिमूव करूंगा तो ये देखो ये ऐसे आ गया। ठीक है, टॉप और बॉटम में इसकी नहीं हुआ है ऐड। पर
अगर हम पी टैग को ही, ये जो पी टैग है ये यहाँ पे आप देखोगे, अगर पी टैग को मार्जिन देते हैं तो मार्जिन मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल, तो इसको देखोगे तो ये चारों तरफ से, यानी कि ऑल साइड से वो मार्जिन और पेडिंग लेता है। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी जगह से वो लेता है, पर इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे मार्जिन पेडिंग देते हैं तो वो ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मार्जिन इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और जब मार्जिन पेडिंग इन लोगों को देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, हमने अभी तक जो HTML में अभी तक का यूज होता है सब देख लिया। अब हम एक फॉर्म बनाएंगे कॉन्टेक्ट अस के लिए, जो होता है फॉर्म, तो वो बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर एक्शन होती है, एक्शन मेथड होती है, जैसे कि पोस्ट होती है, गेट होती है। तो अगर हमें फॉर्म से कुछ डेटा सेंड करना है तो यहाँ यहाँ पे हम पोस्ट लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म के अंदर हम लेबल लिखेंगे, लेबल फॉर नेम लिखेंगे और यहाँ पे नेम लिखेंगे। ठीक है, उसका इनपुट, उसका टाइप टेक्स्ट, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे नेम आ गया और इनपुट आ गया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, टाइप टेक्स्ट। इसके लिए हम एक टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। ये जो भी टैग है उसके सब एट्रीब्यूट्स है। अगर हम यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, तो इसकी आईडी हम देंगे सेम, नेम। तो इससे क्या होगा कि ये लेबल है, ये इनपुट के लिए है। देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको पता चलेगा कि ये इनपुट इसके लिए है। ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे फॉर लिखेंगे तो आईडी में वो सेम रखेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। ऐसे ही हम इसकी कॉपी लेंगे और डिफरेंट प्रकार के वो जो सब होते हैं वो लिखेंगे। देखो, ठीक है, नेम आ गया, उसके बाद आएगा ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखा, यहाँ पे ईमेल करेंगे, इसको भी ईमेल, और जो टाइप होगा उसको ईमेल करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे टेल, मैसेज लिख सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये ये इनपुट नहीं रहेगा, टेक्स्ट एरिया दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने नेम लिखा, उसके बाद ईमेल है, इसको बड़ा करते हैं। तो देखो नेम का ये, ईमेल का ये, मोबाइल यहाँ पे, मैसेज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये सबको एक लाइन में लिखते हैं, उसके लिए हम BR टैग का यूज करेंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखो ये यहाँ पे आ गया। ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। ये आ गया, हमने एक फॉर्म बना दिया है। अब हम एक सबमिट का बटन बनाते हैं। ठीक है, बटन के लिए बटन टैग होता है और यहाँ पे सबमिट, इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये सबमिट का बटन आ गया। ठीक है, देखो ये मेथड हमने पोस्ट लिखा तो ये पोस्ट करके हो गया है। ऐसे डायरेक्ट वो जो भी डेटा है वो सेंड करेगा। अभी के लिए हमने कुछ लिखा नहीं है तो वो सर्वर पे सेंड नहीं करेगा, इसके लिए ये ऐसा आ रहा है। ये जो मोबाइल है ऐसा ही टैग और लेते हैं और यहाँ पे टेल की जगह पे हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप नंबर लिखेंगे तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे नंबर, तो आप यहाँ पे कुछ ABCD मैं टाइप कर रहा हूँ पर वो नहीं होगा। अब देखो
यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ABCD, पर वो वहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या टाइप नेम नंबर लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अप और डाउन का एरो आएगा, इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक है तो इसको ऐसे बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये माइनस में भी जा सकता है, अगर वो माइनस में ना जाए ऐसा भी करना है तो वो जावास्क्रिप्ट से आप वो हैंडल कर सकते हो। अब इसके अलावा भी और भी है इनपुट टाइप। ऐसे ही डेट और टाइम आता है तो हम वो लिखेंगे। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बर्थ डेट। मैं भी डेट लिखता हूँ, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे डेट लिखेंगे और इसको हम सेव करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो डेट आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ कोई भी डेट है वो ऐड कर पाएंगे, देखो कोई भी। ठीक है, ऐसे ही टाइम आता है, इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे टाइम लिख देंगे। यहाँ पे टाइम, ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ऐसे ही ये सब चेंज होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम आ गया, कोई भी टाइम आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो तो ये से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, डेट होते हैं, टाइम होता है, नंबर होता है, टेल होता है, जितने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं टाइप एट्रीब्यूट्स वो मैंने यहाँ पे रख दिए है। इसके अलावा रेडियो बटन और चेक बॉक्स भी होता है तो वो भी ऐड कर देते हैं। इसको ही कॉपी करेंगे। ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे रेडियो रेडियो बटन है, यहाँ पे लेबल के फॉर यहाँ पे रेडियो बटन लिखा है टाइप रेडियो और नेम लिखा है एग्री यस और नो। यहाँ पे वैल्यू है यस और नो की, तो यस करेंगे या नो करेंगे, दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे रेडियो बटन ऐड किया है तो रेडियो बटन चेक टाइप का चेक बॉक्स लिखेंगे। ठीक है, तो वो चेक बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल क्लिक करना है तो कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे सब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वो टाइप होते हैं जो फॉर्म के लिए हमें यूज हो गए। तो मोस्ट ऑफ हमने सब कवर कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने एक बेसिक HTML कैसे बनाएंगे उसमें हमने ये सब सीखा है। इसके बाद हम और देखेंगे टेबल, तो टेबल कैसे बनाएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब हम टेबल बनाते हैं। सेक्शन लेंगे, H1 टेबल लिखेंगे, टेबल टैग लेंगे, TR लेंगे, इसके बाद TH लिखेंगे, उसको नंबर लेंगे, T हेडिंग है इसके लिए नेम, TH देंगे और मोबाइल। अब एक और TR लेंगे, उसको TD में 1, उसके बाद और TD लेंगे और उसका नाम लिख के अनिरुद्ध। TD मोबाइल नंबर कोई भी ले लेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे 2, इसको डिजिट और यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे कुछ। ठीक है, इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे और ब्राउजर में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो देखो नंबर नेम मोबाइल 1 2 और नेम आ गया और यहाँ पे मोबाइल आ गया। तो ऐसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा, देखो कि टेबल के अंदर टी बॉडी के अंदर हमने ये सब ऐड किया, पर इसको ये जो भी हमने बनाया है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। टी हेड, ठीक है, टी हेड के अंदर हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो भी है टी बॉडी, इसको एंटर करेंगे और ये जो टी आर है इसको कट करेंगे और इसको डालेंगे। ठीक है, यानी कि टेबल के अंदर एक टी हेड रहेगा, टी हेड के अंदर एक टी आर और टी एच रहेंगे और टी बॉडी के अंदर टी आर जितने भी ऐड करेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। वो क्या है कि ये टेबल है, टैग है, और टेबल के टैग के अंदर एक हेडिंग होगा और एक बॉडी होगी। इसको सेव करेंगे। अब ये देखेंगे ऐसे ही। तो जब भी हमें कोई टेबल की हेडिंग रखनी है,
देखो यहाँ पे एक हेडिंग है और इसके नीचे भी ऐसा कुछ है कि और हेडिंग चाहिए, तो हम ये जो है हेड वाला, इसको ही कॉपी करेंगे और टी बॉडी के नीचे रख देंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये हेडिंग आ गया, फिर से हेडिंग आ गया। और ऐसा हमें ऐड करना है तो फिर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल टी बॉडी और यहाँ पे टी हेड, रिफ्रेश करेंगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि एक टेबल के अंदर टी हेड और टी बॉडी होती है और उसके अंदर हम ये ऐसे टेबल बनाते हैं। तो टेबल ऐसे बनता है, आप ये पूरा कोड ऐसे चेक कर सकते हो। ये पूरा टेबल ऐसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने एक बेसिक HTML का यूज़ करके हम एक वेब पेज कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। इमेज है, लिस्ट है, टेबल है, फिर यहाँ पे देखो हमने फॉर्म बना दिया, टेबल बना दिया, ये सब हमने यूज़ कर दिया और हमने एक HTML बना दिया। HTML को ऐसा बोल सकते हो कि हमारा जो शरीर का हड्डी का ढांचा है वो हमने बना दिया है HTML में। अब CSS का यूज़ करेंगे और CSS की मैं इसमें अब CSS का ऐड करूँगा, तो CSS का भी वीडियो हम बनाएंगे। तो CSS क्या होती है, हमने जो भी HTML बना दिया है, अब हमारा शरीर का हड्डी का ढांचा तो बन गया है, अब इसको हम शेप देंगे। हमारा जो फेस होगा, फिर बॉडी होगी, मसल्स होगी, तो और उसमें कलर लगेंगे कि हाँ कैसे हम दिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम CSS बोलते हैं। तो हम इसको ही अब इसका जो बटन है, स्टाइल हो सब देंगे, कलर देंगे, बटन का स्टाइल देंगे, लिस्ट है तो कैसे दिखेंगी, फॉन्ट कौन से यूज़ करेंगे, तो वो सब हम CSS में ऐड करेंगे। CSS हो जाने के बाद अगर हमारा हड्डी का ढांचा बन गया है, उसके बाद हमने उस पे कौन सा कलर दिखेगा और कैसी मसल्स बॉडी होगी वो सब हमने बना दिया। उसके बाद उसको चलाना है, वो कैसे चलेगा, तो वो सब करने के लिए जावास्क्रिप्ट होती है। तो जावास्क्रिप्ट उसको कैसे अगर बटन है उसके क्लिक पे रिएक्ट करेगा वेब पेज, तो वो क्या करेगा, तो वो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वो एक पूरा हम बोल सकते हैं कि वो आदमी कैसे वो, पूरा दिखता है और चलना शुरू करता है। ऐसे ही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक पूरी वेबसाइट बनती है और वो उस पे हम जो भी क्लिक करके एक्शन करवाना चाहते हैं वो सब करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको वेबसाइट सीखना है स्क्रैच से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।